हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी इक्कीस अवस्थी जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी हिंदी का 1 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। इसके अलावा विज्ञान का भी एक प्रैक्टिस सेट हो चुका था, जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है। सारा चीज का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और जितने भी क्लास होगा वो प्लेलिस्ट हम बना देंगे, तो वहां से जाके आप सभी हर क्लास को कर सकते हैं। और देखिए आप सभी के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं, तो जाके आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और पीडीएफ के लिए आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते आज के सेशन को हम सभी। आइए पहला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सभी से नीचे कमेंट बॉक्स में चाहेंगे। क्वेश्चन पढ़िएगा कि सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा। बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है। देखिए दोहा का उल्टा सोरठा होता है, ध्यान दीजिएगा। दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। तो अगर जो दोहा में कह सकते हैं कि जैसे कि 13-11 होता है, तो उसी प्रकार से सोरठा में बात किया जाए तो 11-13 होता है। ठीक है, तो पहला चरण में बात किया जाए तो पहला चरण में 11 मात्रा हो जाएगा, और दूसरा चरण में कितना है, 13 मात्रा होता है, जबकि दोहा में इसका उल्टा हो जाएगा। बात समझ गए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैंने ये काम कर लेना चाहिए, इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध अंश है। बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि मैंने ये काम कर लेना चाहिए, कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए। क्या सही होगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल गलत है, यानी कि अशुद्ध है। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि राजपुत्र में कौन सा समास है। क्या आप समास पढ़े हैं, तो आप हमको बताइएगा कि समास के कितने भेद हैं। आप हमको बताइए कि मुख्य रूप से कितना भेद है। ठीक है, मुख्य रूप से कितना भेद है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखिए समास पढ़े हैं कौन कौन। ठीक है, चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राजपुत्र में कौन सा समास है, यहाँ पर समास विग्रह कीजिएगा इसका, तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। आपको बताएं कि जहां पर भी अंतिम पद प्रधान मिले, या कह सकते हैं कि कारक विभक्ति मिले, तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको कह सकते हैं विग्रह किए कि राजा का पुत्र, तो ये का क्या है, कारक विभक्ति है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। याद रखिएगा आप सभी, जब भी समास विग्रह कीजिए और समास विग्रह के बीच में अगर आपका कारक विभक्ति आ जाए तो वहां तत्पुरुष समास होगा। अब यही भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, यह उपसर्ग होता है। द्विगु समास में संख्या गिनती करने के लिए मिलता है। द्वंद्व समास में अपोजिट वर्ड होता है। अगला है, निम्नलिखित विकल्प में से शब्द अलंकार को चिन्हित कीजिए कि इनमें से कौन सा एक शब्द अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो देखिए अगर शब्द अलंकार की बात किया जाए तो यमक, याद रखिएगा आप सभी, यमक जो है ये आपका क्या है, शब्द अलंकार है। बात समझे। और यमक अलंकार में क्या होता है, शब्दों की पुनरावृत्ति होता है। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। शब्दों की पुनरावृत्ति से अलग अलग अर्थ निकलता है, याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ पर शब्द का एक यानी कि पूरा लाइन का पुनरावृत्ति यानी कि दोहरा दिया जाता है यमक अलंकार में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नीचे लिखे विकल्प में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर रूपक अलंकार की बात यहाँ पर किया गया है। रूपक अलंकार में क्या बताए थे कि किसी के अगर समान बता दिया जाए, ठीक है, या किसी के रूप में बता दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होगा। या उपमेय या उपमान की यहाँ पर बात आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा इसके मुख के समान है, या चंद्रमा रूपी मुख है, या मुख है अथवा चंद्रमा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। ध्यान दीजिएगा, ये सभी नहीं होगा, ये सभी गलत हो जाएगा। या चंद्रमा रूपी मुख है, तो यहाँ पर देखिए मुख को किसके समान बताया जा रहा है, बिल्कुल चंद्रमा के समान बताया जा रहा है। तो आपको क्या बताया कि जहां पर भी किसी भी चीज को किसी के समान बताया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 है। यहाँ पर देखिएगा टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, ठीक है। ये आपका पूरा है तरनी तनुजा तट तमाल, ठीक है। तट तमाल बहुछाय में कौन सा अलंकार है, तरनी तनुजा, ठीक है। तरनी तनुजा तट तमाल बहुछाय में कौन सा अलंकार है। तो यहां पर देखिएगा एक ही वर्ण का बार बार रिपीट हुआ है, ता ता ता। यहां देखिए ता ता ता
त, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो आपको क्या बताए थे कि एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार हो तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह क्या है? देखिए फ्रेंड, सभी सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और जितना हम क्लास दे रहे हैं प्रॉपर इस क्लास को आप सभी कवर करते चलिएगा, क्योंकि ये क्लास वो चीज़ें आपको दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इतना कहेंगे कि जो चीज़ें हम आपको दे रहे हैं वो बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत मेहनत करके ये कंटेंट तैयार किया गया है ताकि आप पेपर में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ, हाईएस्ट स्कोर कर पाएँ। देखिए अल्प विराम की बात किया जाए तो ये वाला जो है ये अल्प विराम है। बात समझिए आप सभी, क्या है? अल्प विराम है। और अल्प विराम का प्रयोग कब होता है? थोड़े देर रुकने के लिए। जैसे राम, श्याम, जो राम बोले तो राम के पीछे लगेगा अल्प विराम, समझे? राम हो गया तो यहाँ पर अल्प विराम लगेगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर लिखते हैं राम, श्याम और मोहन, ठीक है, और मोहन, तो यहाँ पर राम जो लिखे है यहाँ पर थोड़ा सा रुकने के लिए हमको अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ा। उसके बाद श्याम और मोहन हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अल्प विराम होगा। अगला है आम खाया जाता है, कौन सा वाच्य होगा? देखिए आम खाया जाता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। बात समझे? तो यहाँ कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य होगा। कर्तरी वाच्य होगा? नहीं, गलत। भाव दिखा रहा है? नहीं। क्रिया? नहीं, कर्म वाच्य होगा। याद रखिएगा आप सभी। देखिए कर्म वाच्य में कार्यकर्ता पर ना पढ़कर कर्म पर पड़ता है, याद रखिएगा। कर्म वाच्य में क्या होता है? कार्यकर्ता पर ना पढ़ के कर्म पर पड़ता है। तो यहाँ पर आम जो है वो क्रिया का प्रभाव डाल रहा है। तो बात समझे आप सभी? तो ये क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य होगा कि आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि जहां उपमेय की उपमान में समानता बताई जाए वहां होता है। तो देखिए एक फैक्ट को इसको याद रखिएगा, जब भी अगर प्रश्न आ जाए कि उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए तो एक ही चीज ध्यान रखना है कि वहां उपमा अलंकार होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार होगा। उपमेय में उपमान की समानता, तो उपमा यहाँ पर देखिएगा, इसके आगे में भी उप लगा हुआ है, यहाँ पर भी उप लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा आप सभी। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? देखिए अद्भुत रस के अस्थायी भाव की बात किया जाए, इसका अस्थायी भाव होता है विस्मय। क्या होता है? विस्मय होता है, याद रखिएगा। यानी कि अद्भुत रस में क्या होता है? आश्चर्य का भाव होता है। क्या होता है? आश्चर्य का भाव होता है। आश्चर्य का भाव आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्मय होगा। चलिए अगला है घबराहट में प्रत्यय है। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि प्रत्यय कब लगता है, क्या आगे लगता है शब्द के, ये पीछे लगता है। तो याद रखिएगा प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे में लगकर उसका स्वरूप को बदल देता है, जबकि उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के आगे में लगता है। याद रखिएगा आप सभी, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे में, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे में। तो यहाँ पर देखिएगा घबराहट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आहट, आहट। आप सभी उच्चारण करके देखिए, घबराहट, आहट, आहट। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? देखिए शब्द अलंकार कौन कौन सा होता है पता है आप सभी को? जैसे कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास जो है ये शब्द अलंकार है। यमक जो है ये भी शब्द अलंकार है। उसके पर उसी प्रकार से श्लेष अलंकार जो ये भी शब्द अलंकार है। तो शब्द अलंकार इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया, ये सभी शब्द अलंकार है। नहीं है कौन सा? रूपक अलंकार। ये शब्द अलंकार नहीं हो जाएगा, ये भावालंकार है। याद रखिएगा आप सभी, क्या है? भावा अलंकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है? तो देखिए दंत से बोले जाने वाली ध्वनि ना हो जाएगा। जैसे कह सकते कि त, थ, द, ध, ना। उच्चारण करके देखिए, बोलिएगा तो जीभ जो है आपका दांत में सटेगा। त, थ, द, ध, ना, ठीक है। तो त वर्ग जितने भी हैं ये आपका दंत से बोली जाने वाली ध्वनियां हैं। चलिए अगला है छंद कितने प्रकार के होते हैं? 14 नंबर का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो बताइए तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? क्या छंद 2 प्रकार के होते हैं? नहीं भैया, गलत बात। तब 4 प्रकार के हो सकते हैं? नहीं। 5 नहीं, 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है? तो पहला आप लिखिएगा, एक होता है आपका वर्णिक छंद। कौन सा होता है? वर्णिक हो जाएगा। अच्छा दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा एक आपका मात्रिक छंद होता है। क्या होता है? मात्रिक। तीसरा कौन सा होता है? अर्धमात्रिक होता है। याद रखिएगा आप सभी, या अर्धसम भी कहा जाता है इसको, अर्धसम छंद होता है। तो 3 बताएं, वर्णिक, मात्रिक या अर्धसम हो जाएगा। तो छंद के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। छंद का क्या
और छंद का कार्य क्या होता है, तो छंद कविता की लय और गति को निर्धारित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सेशन को लाइक आपसे जरूर करते चलिएगा, जितने भी हैं क्लास कर लेते हैं पर क्लास को लाइक करने के लिए आपसे भूल जाते हैं, तो ऐसा मत किया कीजिए, क्लास को लाइक जरूर कर लिया कीजिए आप सभी। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए अगर जब भी स्त्रीलिंग की बात किया जाए, जहां पर भी पीछे में ता हो गया या इस शब्द आपको देखने के लिए मिल जाए, वो आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है, तो इसमें ता कहाँ देख रहे हैं, ये वाला देखिए यहाँ ता दिखाई देगा आपको, ये सुंदरता, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार से कह सकते हैं कि गरिमा, ठीक है, ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार से कह सकते हैं कि मधुरी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। सुंदरता तो आपको बता ही दिए कि ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, वो बहुत सुंदर है। उच्चारण करके देखिए, सुंदरता आ गई, आ गई क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए यहाँ पर पुल्लिंग की बात किया गया है, तो बता सकते हैं क्या आशा पुल्लिंग है? आशा लगा के बैठी हुई है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तब गरिमा पुल्लिंग हो सकता है? नहीं, गरिमा स्त्रीलिंग है। तब आज्ञा, आज्ञा दी जाती है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। सागर, सागर बहुत बड़ा है, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। जहां पर भी आपको जल स्रोत पर्वत आदि मिले वो आपका पुल्लिंग शब्द होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में ही किया जाता है? बता सकते हैं इनमें से कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, वो एक वचन नहीं हो सकता है? क्या लगता है, गाय, गाय बहुवचन है? नहीं, गाय एक वचन होगा। तब बहन, ये भी एक वचन है, बहने बहुवचन होगा। ताला बहुवचन है? नहीं, एक वचन है। दर्शन, दर्शन ये क्या आपका बहुवचन होगा। जैसे कह सकते हैं कि इसका उच्चारण कीजिएगा, उनके दर्शन हुए, किनके, उनके दर्शन हुए, ठीक है, तो ये आपका बहुवचन है। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सर्वनाम है? देखिए सर्वनाम में क्या बताए थे कि जैसे यह हो गया, वह हो गया, ठीक है, ये सभी आपका सर्वनाम है। मैं हो गया, तुम हो गया, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्न में से विशेषण है। देखिए विशेषण किसी भी चीज की विशेषता बताया जाए, जैसे काली हो गया, नया हो गया, पुराना हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है, विशेषता है। कह सकते हैं कि ये घर अभी नया है, तो घर की विशेषता क्या है कि घर अभी नया है। कह सकते हैं कि ये गाय काली है, तो गाय की विशेषता क्या है कि वो गाय काली है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, नया, नया शब्द जो है ये आपका विशेषण शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सीता सो रही थी, वाक्य काल क्या होगा? देखिए यहाँ पर सीता सो रही थी, यानी कि अभी वो कार्य आपका चल ही रहा है, यानी कि वो कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, भूतकाल तो होगा। क्या समान भूतकाल होगा? क्या पूर्ण भूतकाल होगा? नहीं, कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो पूर्ण भूतकाल हो ही नहीं सकता है। तब अपूर्ण भूतकाल हो सकता है, हाँ हो सकता है। उसके बाद है एक संदिग्ध भूतकाल, यानी कि यहाँ पर संदेह हो रहा है कि सीता सो रही होगी, ये संदेह नहीं है ना, ये भी गलत हो जाएगा। सामान्य भूतकाल है, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी कार्य हो ही रहा है। सीता सो रही थी, ध्यान दीजिएगा, सो ही रही थी अभी, यानी कि अभी ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, तो हम सभी कह सकते हैं कि अपूर्ण भूतकाल होगा। बात समझे। जहां पर हो गया रहा हो गया, ठीक है, जहां पर भी आपको रहा हो गया, रही हो गया या रहे हो गया, प्लस में साथ में कह सकते हैं कि आपको था हो गया, थे हो गया, या कह सकते थी हो गया, ये सभी आपका कह सकते हैं अपूर्ण भूतकाल का संकेत है। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव है। तद्भव क्या होता है? संस्कृत का बदला हुआ रूप जो हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। क्या गांव हो जाएगा तद्भव? बिल्कुल, गांव तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? तो तत्सम इसका ग्राम होता है, याद रखिएगा आप सभी, तत्सम ग्राम है जो हम सभी संस्कृत में प्रयोग करते थे। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा, तत्सम शब्द वो शब्द जो संस्कृत का था डायरेक्ट हुबहू हिंदी में उठा के प्रयोग कर रहे हैं, वो आपका संस्कृत शब्द हो जाएगा। क्या गदहा, गाय, घोड़ा या ग्राहक, कौन सा इसमें तत्सम शब्द है? जो ग्राहक देख रहे हैं ये आपका तत्सम है, ये सभी तद्भव शब्द है। बात समझ गए आप सभी? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जल का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया, जल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए ये समीर जो आप देख रहे हैं ना, समीर किसका है? हवा का पर्यायवाची है, ना कि जल का पर्यायवाची होगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। जबकि नीर हो गया, सलील हो गया, अंबु हो गया, ये सभी आपका जल का पर्यायवाची होगा। बात समझे। चलिए अगला है जटिल का विलोम क्या है? तो देखिए जटिल का सरल हो सकता है ना, जटिल, अगर कोई भी कार्य जटिल है तो उसका विलोम सरल होगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा।
जटिल मतलब पेचीदा या कठिन होता है, सरल मतलब आसान होता है। अगला है सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए सुंदर की बात किया जाए तो इसका पर्यायवाची होता है मनोहर, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा सुंदर का पर्यायवाची रमणीय भी होता है, याद रखिएगा क्या होता है? रमणीय होता है। आकर्षण भी होता है, क्या होता है? आकर्षण भी होता है। रूपवान भी होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो ये सभी सुंदर का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मनोहर होगा। अगला है कि जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अगर किसी भी चीज को करना बहुत कठिन आपको लगे ना, उसे हम सभी दुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक शब्दों के लिए अनेक शब्द है, तो ये आपका दुष्कर हो जाएगा। जिसे करना कठिन हो वह दुष्कर कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे दुर्जय कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अली और अली का अर्थ देने वाला शब्द क्या होगा? देखिए यहाँ पर छोटी ई का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर बड़ी ई का प्रयोग किया गया, और दोनों शब्द के लिए अलग अलग अर्थ क्या हो जाएगा बता सकते हैं? तो एक अली का अर्थ क्या होता है? इसका होता है भौरा, याद रखिएगा आप सभी। क्या होता है? भौरा होता है। और दूसरा हो जाएगा इसका अर्थ होता है सखी, याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? भौरा और सखी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। उपमान में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग क्या बताए थे? किसी भी शब्द के आगे लगता है। तो यहाँ पर जो अप देख रहे हैं प्लस यहाँ पर क्या है? मान है, तो ये अप शब्द क्या है? ये उपसर्ग शब्द है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? यहाँ पर अप इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन में 29 का राइट आंसर कीजिएगा कि परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए अगर परमार्थ की बात किया जाए तो इसका सबसे पहले आप सभी संधि विच्छेद कीजिएगा, तो ये क्या होगा? परम धन अर्थ होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? परम धन अर्थ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परम धन अर्थ। ऑप्शन में ई राइट आंसर होगा। बात समझे? परम मतलब होता है सर्वोच्च, अर्थ मतलब होता है प्रयोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन में 30 है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको आप सभी। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था ये आपका 1959 में इसे मिला था। कब? 1959 में। और ये किसके लिए दिया गया था? संस्कृत के 4 अध्याय के लिए, याद रखिएगा आप सभी। किसके लिए? संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दिया गया था। और रामधारी सिंह दिनकर को हम सभी क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कवि के रूप में जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। क्या कहते हैं जी? राष्ट्रीय कवि कहते हैं, राष्ट्रीय कवि कहते हैं इसे। चलिए अगला है कि पद्मावत किसकी रचना है? बता सकते हैं आप सभी। 31 नंबर प्रश्न है और आज का ये लास्ट प्रश्न रहने वाला है। तो ये रचना है जयसी की, याद रखिएगा। पद्मावत रचना जयसी की है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। मलिक मोहम्मद जयसी ने इसकी रचना किया था। अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में, जिसमें कि रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी की कथा का चर्चा किया गया है पद्मावत में। तो चलिए आज कितना है? आज की सेशन में कुल आपको 31 प्रश्न कंप्लीट करवाएं हिंदी का, जो अति महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्न था। इसको आपसे 1 से 2 बार में रिवाइज जरूर कर लीजिएगा आप सभी।